नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की, और शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। राजधानी के लाखों यात्रियों को दिल्ली सरकार परिवहन के मामले में एक नया तोहफा देने जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि वो 24 मई यानी कि आज से सड़क पर इलेक्ट्रिक बसें उतारेगी। इलेक्ट्रिक बसों में 3 दिनों तक लोग मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। उसके बाद उनसे इसमें सफर करने का किराया लिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। अभी दिल्ली की सड़क पर मात्र 2 इलेक्ट्रिक बसें ही चल रही हैं। नई 125 बसों के इसमें जुड़ जाने से इनकी संख्या बढ़कर 127 हो जाएगी। इन सभी बसों में लोग सफर कर सकेंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की सारी खेप आ चुकी है। इसके बाद अब सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 3 दिनों तक इन बसों में लाखों यात्रियों को मुफ्त में सफर कराएगी। मालूम हो कि दूसरी खेप के तहत 63 ई बसें आई थी, जबकि 62 बसें पहले ही आ चुकी थी। इन सभी बसों को मिलाकर दिल्ली में 125 बसें आ गई हैं। इनके पंजीकरण का काम भी हो चुका है। दिल्ली में अभी 2 ई बसें चल रही हैं। इन्हें मिलाकर दिल्ली में कुल 127 ई बसें हो जाएंगी। इन वातानुकूलित बसों के सड़कों पर उतरने से गर्मी के इस मौसम में दिल्ली की जनता को आवागमन में काफी सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में 27 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में डीटीसी के बेड़े में 300 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसें शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट के अनुसार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने वाला दिल्ली पहला राज्य है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। दिल्ली में आज से इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके प्रयास करती हुई नजर आ रही है इलेक्ट्रिक बसों को लेकर, इलेक्ट्रिक कारों को लेकर, इलेक्ट्रिक बाइकों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लोगों को अपील भी की जा रही थी, जागरूक भी किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी कहीं ना कहीं छूट दी जा रही थी, सब्सिडी दी जा रही थी, कारों के लिए भी, बाइकों के लिए भी। मगर वही चीज अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों को उतारने की कोशिश कर रही है। और लगातार पहले 62 बसें जो है, इलेक्ट्रिक बसें जो है वो दिल्ली के अंदर आ चुकी है, जिसके अंदर से 60 बसों का पंजीकरण किया जा रहा था। 2 बसों को सड़क पर उतार भी गया था और लगातार अब 63 बसों को और लाया गया है। यानी कि अब दिल्ली के अंदर लगभग कह सकते हैं 127 बसें जो है वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी। और आज से उसकी शुरुआत की जा रही है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और इसके अंदर 3 दिनों तक जनता को फ्री सफर करने के लिए कहा गया है। जनता को फ्री सफर करवाया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं 3 दिनों के बाद में उनसे किराया वसूल किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार एक पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा और इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कम किया जाएगा। और जो डीजल से होने वाले दिक्कत, धुआं की वजह से कहें या फिर डीजल महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, वो नुकसान अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार आने वाले दिनों के अंदर और बसों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगी, और जिस तरीके से लो फ्लोर बसों की बात करें, टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक बसों को भी कहीं ना कहीं इस खेमे में शामिल किया जाएगा और लगातार कोशिश भी की जा रही है। तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बसों को लेकर या फिर कहें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा संजीदा हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी कर रही है, जागरूक भी कर रही है कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से बचकर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकलों की तरफ रुझान होता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि वर्तमान में कितनी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं और कितनी नई बसें बेड़े में शामिल की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर कितनी इलेक्ट्रिक बसें आज से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी, अभी क्या आंकड़ा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान के अंदर 2 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिल चुकी थी और जो सड़कों पर चल भी रही थी। मगर पहले ही 62 बसें दिल्ली सरकार ने खरीदी थी और उसके बाद में लगभग कह सकते हैं 60 बसों का जो है वो पंजीकरण किया जा रहा था। इसकी वजह से 60 बसें जो है थी वो रुकी हुई थी और सिर्फ 2 बसों को ही सड़कों पर उतारा गया था। मगर अब इन 60 बसों को भी कहीं ना कहीं पंजीकरण मिल चुका है और जो 63 बसें और खरीदी गई हैं उनको भी पंजीकरण
बंद दे दिया गया है, तो सीधे सीधे कहें आज से ही 127 बसें जो है वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों के अंदर 3 दिन तक कहते हर व्यक्ति को सफर करने की अनुमति होगी और फ्री किराए के साथ साथ कहीं ना कहीं सफर करवाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए काफी बड़ी हम्म। उपलब्धि भी होगी और जनता भी कहीं ना कहीं इसे इलेक्ट्रिक बसों के जो सफर से कितना संतुष्ट होगी, उनसे भी कहीं ना कहीं इसके सुझाव मांगे जाएंगे। और जी। लगातार कहीं ना कहीं और इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो दिल्ली सरकार और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली के खेमे के अंदर यानी डीटीसी के खेमे के अंदर शामिल करती हुई नजर आएगी। जी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे राजीव कि इन इलेक्ट्रिक बसों में किस तरह की सुविधा मिलेगी, यानी कि हाईटेक बनाया गया है इन इलेक्ट्रिक बसों को, तो किस तरह के नए फीचर्स, नई सुविधाएं देखने को मिलेंगी इन बसों में? देखिए बिल्कुल सही कहा आप। बात करें डीटीसी बसों की या फिर कहें इलेक्ट्रिक बसों की, तो इलेक्ट्रिक बसों को बहुत ज्यादा हाईटेक बनाया गया है। इसके अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं जो पहले डीजल बसों की बात करें या सीएनजी बसों की बात करें उनके अंदर जो हुआ करती थी, वो चीज इनके अंदर भी रखी गई है। एसी बसें भी हैं इनके अंदर, लो फ्लोर बसें भी हैं। लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ कह सकते हैं झुकाव के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार ने भी इसके अंदर पहल की है और हम्म। जिस तरीके से पहले सब्सिडी दी जा रही थी कारों के ऊपर और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बाइकों के ऊपर, इलेक्ट्रिक साइकिलों के ऊपर, वही चीज अब दिल्ली सरकार अपने ऊपर भी अमल करती हुई नजर आ रही है। और डीसीटीसी के कैसे बस के खेमे के अंदर जिस तरीके से अब बसों को उतारा गया है इलेक्ट्रिक बसों को, तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता के लिए भी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए भी पॉल्यूशन से भी बचाव होगा और डीजल से भी जो महंगाई की मार पड़ रही थी उससे भी बचाव होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं इस खेमे को बढ़ाया जा रहा है, उससे तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को काफी सहायता मिलती हुई नजर आएगी। जी, राजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर हम तमाम जानकारी आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, एक अहम बात यह भी है कि केजरीवाल सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि तमाम बसों में मार्शल की नियुक्ति की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि महिला सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखा जा सके। लेकिन वो वादे, वो दावे कुछ समय तक तो नजर आए, उसके बाद छूमंतर हो गए। अब इलेक्ट्रिक बसें उतार रही है केजरीवाल सरकार, ये भी सच है कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा दिल्ली। लेकिन ये सुविधाएं कितने दिन तक चल पाएंगी? कब तक ये इलेक्ट्रिक बसें इसी तरीके से सड़कों पर दौड़ेंगी? आगे इनके रखरखाव की, इनकी तमाम जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने तमाम जब वादे किए थे तो कहीं ना कहीं इन वादों को धरातल पर उतरते हुए कुछ समय जरूर लगा था, मगर कहीं ना कहीं वो वादे कुछ दिन तक ही सड़कों पर देखने को मिले। यानी सीधे सीधे कहें तो डीटीसी बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की बात की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, मार्शलों की बात की गई थी और मार्शलों के लिए कहीं ना कहीं भर्ती करने के लिए भी कहा गया था। यहाँ तक कि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर कहीं ना कहीं जो बसों के अंदर सुरक्षा नहीं थी उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे किए गए थे। मगर वो दावे जो है दिल्ली सरकार के द्वारा कुछ दिन तो जो नजर आए थे, मगर उसके बाद में कहीं ना कहीं यही सारे दावे जो थे वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए। और जिस तरीके से अभी गर्मियां चल रही थी और गर्मियों की वजह से कहीं ना कहीं डीटीसी बसों के अंदर भी कहीं ना कहीं आग की घटनाएं भी देखने को मिल रही थी और दिल्ली इसी को लेकर भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए गए थे कि डीटीसी के पास यानी कि दिल्ली सरकार के पास जो है वो लगभग 11,000 बसें होनी चाहिए थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं सिर्फ 6,000 बसें हैं और जिसके अंदर से 3,000 बसें तो ऐसी हैं जो कबाड़ा हो चुकी हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं। और 3,000 बसें जो चल रही हैं उनके अंदर भी आज तीसरे दिन आग की घटनाएं देखने को मिल रही थी। मगर इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने भी अपना बचाव करने की कोशिश की, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि हम और बसें लेके आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब 127 बसें अब आज से दौड़ना शुरू करेंगी यानी कि इलेक्ट्रिक बसें, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को काफी बड़ी सहायता जरूर मिलेगी, राहत मिलेगी। मगर यहाँ पर बात करें मार्शलों की, क्या दिल्ली सरकार इन ई बसों के अंदर भी क्या मार्शल लगाएगी, नहीं लगाएगी? क्या सीसीटीवी कैमरे हैं या इनके अंदर नहीं है, ये तो आज ही देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या महिलाओं की सुरक्षा इन बसों के अंदर भी उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से पहले वादे किए गए
थे। ये तमाम जो सवालों के जवाब है वो दिल्ली सरकार को देने होंगे। मगर देखना होगा आज से जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जा रही है और 300 बसों की पहले ही मंजूरी दे चुकी है टाटा मोटर्स को, और कहीं ना कहीं 300 बसें लगभग आएंगी दिल्ली सरकार के अंदर में, यानी कि डीटीसी के खेमे में। तो लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है, मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर इन डीटीसी बसों के अंदर कितनी सच्चाई देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें आज से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। खास बात यह है कि 3 दिन तक यात्री इन इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि राजधानी लखनऊ से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री 10 जून और 17 जून को होने वाले शादी समारोह में किसी एक जिले में हिस्सा लेकर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की 12,000 से अधिक बेटियों के हाथ पीले कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आगामी 10 जून और 17 जून प्रदेश के सभी जिलों में शादी समारोह का आयोजन कर एक साथ गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कराए जाएंगे। सरकार ने प्रत्येक जिले को अपने यहां 150 सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य दिया है। 10 जून और 17 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले शादी समारोह में सांसद, विधायक और जिले के प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे और यह सभी लोग वर वधू को आशीर्वाद देंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। सर्वधर्म, समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2017 से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्ची को खत्म करना है। साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों की ऐसी शादी कराना है जिसका इंतजाम जिले के वीआईपी करें। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री 10 जून और 17 जून को होने वाले शादी समारोह में किसी एक जिले में हिस्सा लेकर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की 12,000 से अधिक बेटियों के हाथ पीले कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आगामी 10 जून और 17 जून प्रदेश के सभी जिलों में शादी समारोह का आयोजन कर एक साथ गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कराए जाएंगे। सरकार ने प्रत्येक जिले को अपने यहां 150 सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य दिया है। 10 जून और 17 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले शादी समारोह में सांसद, विधायक और जिले के प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। यह सभी लोग वर वधू को आशीर्वाद देंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। सर्वधर्म, समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2017 से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्ची को खत्म करना है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सामूहिक विवाह योजना के तहत 17 जून और 10 जून को कार्यक्रम होने हैं। किस तरीके के ये कार्यक्रम होंगे, कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या कुछ लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, पूरी जानकारी। देखिए पल्लवी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर गरीब बेटियों के हाथ पीले करने का बीड़ा उठाने जा रही है। और जिस तरह से 2017 में सामूहिक विवाह कराया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लखनऊ में बड़ा आयोजन हुआ था, उसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर जो गरीब बेटियां हैं उनका विवाह कराने का बीड़ा उठाया है। ये विवाह जो सामूहिक विवाह है वो कहीं ना कहीं 10 और 17 जून को शादी समारोह हर जिले में आयोजित किया जाएगा। और तमाम जो वीवीआईपी हैं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो सभी बेटियों को आशीर्वाद देने लखनऊ में आयोजित होगा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये सामूहिक विवाह आयोजित होगा। और साफ साफ कहा जाता है सामूहिक विवाह योजना को लेकर लगातार 5 वर्षों में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तो 5 साल जो विवाह किया गया सामूहिक विवाह उसमें कई परिचर्चा होती। इसी क्रम में लगभग 12,000 से अधिक बेटियों का एक बार फिर हाथ पीले कराने जा रही उत्तर प्रदेश की सरकार। और 10 से 17 जून के बीच सभी जिलों में जो शादी समारोह है उसको कराया जाएगा, सामूहिक विवाह कराया जाएगा। और सरकार प्रत्येक जिलों को अपने यहाँ लगभग 150 विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। तो वहीं 10 जून से 17 जून को सामूहिक विवाह योजना के तहत
शादी समारोह में सांसद होंगे, विधायक होंगे, जिले के प्रतिष्ठित लोग होंगे, वो सभी बेटियों को आशीर्वाद देने जाएंगे। यूं कहें कि वीवीआईपीज भी बेटियों को आशीर्वाद, गरीब बेटियां उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और साफ तौर पर कहा जाता है कि गरीब बेटियों की शादी में करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में बीड़ा उठाया था। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर सामूहिक विवाह कराने जा रही है। और कहा जा सकता है कि 12,000 से अधिक ये सामूहिक विवाह कराए जाएंगे। और लगभग बेटियों की बात की जाए तो 51,000 रुपए का बेटियों को देने का काम किया जाएगा। और लगभग 35,000 रुपए कन्या के खाते में दिए जाएंगे। और 10,000 रुपए की जो कपड़े भिक्षिया जो बेटियों को चढ़ते हैं वो सरकार देने का काम करेगी। ठीक तो है एक बड़ा जितेंद्र, बीड़ा उठाने जा रही इस है। खबर पर और भी जानकारी हम आपसे लेंगे, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जो ये योजना है, इसका कितना फायदा वाकई में लोगों को मिल रहा है और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है इन योजनाओं के जरिए? क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए थे, तो क्या उस दौरान लोगों ने कहा था कि इस तरह की योजनाओं की वजह से हमें काफी फायदा हुआ है और परिवार इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी करते हुए अदा नजर आए हों? देखिए, पिछली सरकार जो 17 की सरकार थी तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर में ये सामूहिक विवाह योजना कराई गई थी। और उस समय श्रम मंत्री के तौर पर, समाज कल्याण मंत्री के तौर पर जो समाजवादी पार्टी चले गए हैं, बसपा से भी आए थे, वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने कराया था। एक बड़ा आयोजन कराया गया था लखनऊ में। और साफ तौर पे कहा था ये 5 साल जो अनुसार 5 सालों जो बेटियों के अब विवाह कराया गया था, जो हाथ पीले करने का काम किया गया था, वो काफी सराहनीय था। और चर्चा भी था उत्तर प्रदेश में, चर्चा से उत्तर प्रदेश में भी थी और अलग अलग राज्यों में थे, वहां भी चर्चा थी। तो जाहिर सी बात है कि बेटियों का बीड़ा उठाने, क्योंकि गरीब परिवारों के पास इतना कह सकते हैं कि धन नहीं होता है कि वो अपनी बेटियों के हाथ पीले करा पाए और अच्छे धूमधाम से करा पाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका बीड़ा उठाया था और सरकार ने धूमधाम से बाराती भी बुलाए गए थे। और पूरी तरह से जो हर धर्म के बेटियां थी, चाहे मुस्लिम समुदाय की हों, चाहे सिख समुदाय की हों और चाहे अन्य समुदाय की, वो सभी गरीब बेटियों का हाथ पीला कराने के लिए सरकार ने काम किया था और बहुत चर्चा हुई थी। और वही एक बार सरकार फिर बीड़ा उठाने जा रही है गरीब बेटियों का विवाह कराने का, क्योंकि बेटियों को लेकर काफी सजग रही उत्तर प्रदेश सरकार। मिशन शक्ति के तहत तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए, तो वहीं बेटियों को शिक्षित करने से लेकर उनके विवाह तक उत्तर प्रदेश सरकार बीड़ा उठाए। और सरकार एक बार फिर 10 से 17 जून के बीच में बेटियों का विवाह कराने जा रही है। सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण पूरा इसका बीड़ा उठाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत बेटियों को कन्यादान के तौर पर 51,000 रुपए दिए जाते हैं। 35,000 रुपए बेटी के कन्या के अकाउंट में जाता है और जो बचे पैसे होते हैं वो कहीं उनकी बिछिया, साड़ी, जो तमाम चीजें होती हैं वो देने का सरकार काम करती है। 27 मई को ये आयोजन होना था, लेकिन विधानसभा सत्र के चलते ये आयोजन आगे बढ़ा दिया गया। और 10 से 17 जून के बीच में उत्तर प्रदेश के हर जिले में अलग अलग विवाह कराए जाएंगे, जिसमें आशीर्वाद देने के तौर पे वीवीआईपीज जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो रहेंगे ही, लेकिन अलग अलग जिलों में विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उस जिले के, वो भी आशीर्वाद देने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटियों को सुरक्षा से लेकर, शिक्षा से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश सरकार उनका बीड़ा उठाने का काम कर रही है। बिल्कुल, आखिरी सवाल है जितेंद्र, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो वाकई में लोगों को लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि सामूहिक विवाह योजना के लिए जो परिवार हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रशासन कैसे ये निर्णय लेता है कि किस परिवार की बेटी को सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ प्रदान करना है। पूरी प्रक्रिया क्या होती है इसकी? देखिए, समाज कल्याण विभाग इसका बीड़ा उठाता है। एक वेबसाइट जारी की जाती है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, या समाज कल्याण विभाग जो शिक्षित नहीं है वो समाज कल्याण विभाग जाके जो डॉक्यूमेंट जमा करके वो वहां पर देते हैं। उसके बाद सर्वे होता है और सर्वे के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति जानी जाती है और आर्थिक स्थिति के जानने के बाद उन बेटियों का बीड़ा उठाया जाता है। और
लड़के और लड़की पक्ष को सामने बुलाकर उनके मिलवाने के साथ साथ उनके जोड़े बनाए जाते हैं और जोड़े के बाद उनका विवाह का आयोजन किया जाता है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि गरीबों के लिए आसान प्रक्रिया कर दी जाती है सरकार द्वारा, और सरकार इसका बीड़ा पूरी तरह से उठा रही है। पिछली बार भी सरकार ने अक्टूबर में कराया था, बड़ा आयोजन कराया था, लगभग लाखों की संख्या में बाराती पहुंचे थे और हजारों की संख्या में जोड़ों की शादी हुई थी। तो एक बार फिर सरकार वही बीड़ा उठाने जा रही है और सरकार गरीब बेटियों का हाथ पीला करने का भी काम कर रही है, जो माँ बाप के अभिभावक के तौर पे सरकार आगे आकर काम कर रही है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। पंजाब डेयरी फार्म एसोसिएशन की सोमवार को हुई पंजाब सरकार के साथ बैठक में कोई हल नहीं निकला है, जिसके बाद आज पंजाब भवन में शाम को 4 बजे एक बार फिर से एक और बैठक बुलाई गई है, क्योंकि एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के अधिकारियों ने मांगों को जायज माना है और इसको लेकर उन्हें विचार विमर्श करना था, इसलिए आज शाम 4 बजे तक का समय दिया गया। और आज शाम 4 बजे की बैठक में क्या कुछ हल निकलता है, इसके आधार पर ही पंजाब डेयरी फार्म एसोसिएशन आगे की रणनीति तय करेगा। तो पंजाब डेयरी फार्म एसोसिएशन की सोमवार को हुई बैठक में कोई हल नहीं निकला है। शनिवार को काफ़ी तेज विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया था और लगातार बैठकों का दौर भी जारी था। सोमवार को पंजाब सरकार के साथ इनकी मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग सफल नहीं हो पाई है। हालांकि ये कहना है एसोसिएशन के अधिकारियों का कि सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने मांगों को जायज़ माना है और उसे लेकर सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें विचार विमर्श करना था, इसलिए आज शाम 4 बजे तक का समय दिया गया। आज शाम 4 बजे की बैठक में क्या कुछ हल निकलता है, इसके आधार पर ही पंजाब डेयरी फार्म एसोसिएशन आगे की रणनीति तय करेगा। तो पंजाब डेयरी फार्म एसोसिएशन की सोमवार को हुई बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके बाद आज पंजाब भवन में शाम को 4 बजे एक और बैठक बुलाई गई है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब डेयरी फार्म एसोसिएशन की जो बैठक हुई पंजाब सरकार के साथ वो सफल नहीं रही है, क्या कुछ वजह रही और बैठक के दौरान किस तरीके की चर्चा रही, माहौल कैसा रहा? पल्लवी, अगर माहौल की बात करें तो एसोसिएशन के मेंबर बता रहे हैं कि माहौल काफी अच्छा था, पॉजिटिव माहौल में सारी मीटिंग हुई है। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि हमारी सरकार से जिन जिन मुद्दों पे बातचीत हुई, सरकार ने सहमति जताई है। सरकार हम कहेंगे 2 कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा, सुधीर धालीवाल के अलावा वहां पे मार्केट के सीनियर अधिकारी तक मौजूद थे। उनका कहना है कि हमने जो जो पॉइंट्स रखे उस पर वो अग्री करते हैं, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात की गई कि जो रेट बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो रेट बढ़ाया गया वो 1 और 1.5 रुपए है, पर जो मांग की जा रही है वो करीब 5 और 6 रुपए की है। और वो जो डिफरेंस है सुनने में भले ही बहुत कम लगता हो, पर अगर हम ऑल ओवर पंजाब के सिनेरियो कंसीडर करते हैं तो जो 1 रुपए और 5 रुपए का इंक्रीज अगर हमें देखने वाले तो बहुत बड़ा इंक्रीज होगा, फाइनेंशियली बहुत बड़ा बर्डन सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने कल किसी चीज के ऊपर सहमति नहीं जताई, पर उनको बोला कि आज हम शाम को फिर दोबारा एक मीटिंग की जाएगी। तीसरी दौर की मीटिंग है। पहली मीटिंग में हम कह सकते हैं कि 20 रुपए पर केजी फैट के ऊपर सहमति बनी थी, पर उससे सिर्फ इंक्रीज 1 रुपया है। तो उससे अगर हम कहें कि जो एसोसिएशन है वो काफी नहीं था, उसके लिए कल की मीटिंग बुलाई गई थी। कल की मीटिंग में अगर हम कहें कि सहमति बनी है रेट्स को लेकर, पर सफिशिएंट नहीं लगी, जिसके बाद आज की फाइनल मीटिंग है। क्योंकि आज जैसे एसोसिएशन के मेंबर्स को बताया गया है कि आज जो फंड्स अवेलेबल है, किस तरह की अलॉटमेंट हो सकती है, किस तरह की मैक्सिमम रेट दे सकते हैं। देखिए सरकार अब इस चीज में देखिए कि हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, कि फंड्स कितने अवेलेबल है, क्या पॉसिबल होगा, क्या नहीं पॉसिबल होगा, उन सब चीजों को आज कंसिडर करके मीटिंग में बैठा जाएगा और उसके बाद ही कुछ इंक्रीज के ऊपर फैसला होगा। क्योंकि अपनी तरफ से 1 रुपया बढ़ा चुके हैं, पर 4 रुपए और की मांग कर रहे हैं एसोसिएशन। अब ये देखना होगा कि क्या वो 4 रुपए में से या फिर कोई 20 का कंसेशन पे कोई सहमति बनती है। जी बल्कि
एसोसिएशन की तरफ से क्या तर्क रखे जा रहे हैं अमित? उन्हें क्यों रेट इतने ज्यादा बढ़े हुए चाहिए? कोई खास वजह क्या? उनका पूरी लागत नहीं निकल पा रही है या फिर जो प्रॉफिट उन्हें होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा रही हैं? हाँ, बल्कि उनकी तरफ से 2 पॉइंट्स कहे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया है कि जो हमें अभी रेट मिल रहे हैं, वो कोविड टाइम से पहले के रेट है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना चला, तो उसके बाद सप्लाई की डिमांड मतलब ऐसे दूध की डिमांड काफ़ी कम हो गई। जिसके बाद उसी तौर पर उन्होंने कहा कि हमें रेट घटाने पड़े थे। तो पीछे से जो बायबैक रेट से जो सरकार हमसे दूध खरीद रही थी, तो रेट्स कम हो गए थे। पर उसके बाद अब जब वापस इंक्रीज़ जो 2.5 महीने के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला, उससे प्री कोविड रेट अब मिले हैं उन्हें कि जो कोविड से पहले के रेट थे, कोविड के दौरान वो रेट कम हो गया और अब वो प्री कोविड रेट मिले हैं। पर रेट पुराने अगर हम कहें लिटरली 2 साल पुराने रेट इनके पास है, पर जो चारा है या फिर हम कहें जो भी सामान चाहिए होता है कि चाहे वो खाद होगी, चाहे जो चारा दिया जाता है जानवरों को, गायों भैंसों को, तो उनके रेट लगभग डबल हो चुके हैं। जो पहले 1300 रुपए पर केजी मिल रहा था, वो 2400 रुपए पर केजी मिल रहा है। ये सीधे तौर पर देखा गया। तो जहां पे उनकी रेयरिंग रेट डबल हो चुके हैं, जो खर्चा जानवरों को पालने का खर्चा डबल हो चुका है, तो फिजिबल नहीं रहा कि जो कह रहे हैं कि अब दूध उनके लिए दूध का उत्पादन करना उनके लिए नेगेटिव में जा रहा है, उनको लॉस हो रहा है। तो इसलिए उनकी डिमांड थी कि आप ये सब फैक्टर कंसिडर करें। सरकार ने इस चीज को कंसिडर किया। सरकार ये बात मानती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है और इसको लेकर कोई सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए लगातार अगर उनके पिछले 2.5 महीने में 3 बार रेट बढ़ाए गए, लगभग 70 रुपए के करीब रेट में इजाफा हुआ है फैट को लेकर। पर वो सफिशिएंट नहीं है। जो 70 रुपए के करीब रेट है, उससे 2 या 3 रुपए ही रेट इंक्रीज हुआ है, पर वो काफी नहीं है सीधे तौर पर अगर उनके दूध वालों का कहना है या फिर डेयरी फार्म एसोसिएशन का कहना है। तो अब वो चाहते हैं कि एक फिक्स 5 रुपए का रेट बढ़ा दिया जाए या फिर अगर रेट ना बढ़ाए एक सपोर्ट प्राइस दिया जाए कि जैसे कि दूसरे स्टेट में सपोर्ट के लिए 10 रुपए पर लीटर दिए जाते हैं फार्मर्स को, तो उसी तरह सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट राशि दी जाए अगर रेट नहीं बढ़ाना। तो उन सब चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर की ओर। चुनावी वर्ष में सियासत गरमाने लगी है। धीरे धीरे राजनीतिक संगठन के कार्यक्रम लगातार बढ़ने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और नितिन गडकरी में से कोई एक वरिष्ठ नेता 27 मई को कांगड़ा प्रवास पर आ सकते हैं। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में बीजेपी कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में जीत का मंत्र देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शिरकत करेंगे। त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों को लेकर महामंत्री पवन राणा, त्रिलोक कपूर, सरवीन चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, विपिन नहरिया सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। त्रिदेव सम्मेलन में बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता शिरकत कर सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। पल्लवी, त्रिदेव जो सम्मेलन है भाजपा का 27 मई को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का होना है। ये पहला ये जो विधानसभा चुनाव है इनको देखते हुए जो ये पहला त्रिदेव सम्मेलन है ये आयोजित होगा और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत होगी। जी, कौन सा नेता इसमें शिरकत कर सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है टीना जी? टीना जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चुनावी वर्ष में सियासत गरमाने लगी है। धीरे धीरे राजनीतिक संगठन के कार्यक्रम लगातार बढ़ने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और नितिन गडकरी में से एक वरिष्ठ नेता 27 मई को कांगड़ा प्रवास पर आ सकते हैं।
कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में बीजेपी कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में जीत का मंत्र देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शिरकत करेंगे। त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों को लेकर महामंत्री पवन राणा, त्रिलोक कपूर, सरवीन चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, विपिन नहरिया सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। बीजेपी धीरे धीरे राजनीतिक संगठन के कार्यक्रम बढ़ा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और नितिन गडकरी में से एक वरिष्ठ नेता 27 मई को कांगड़ा प्रवास पर आ सकते हैं। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में बीजेपी कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। फोन लाइन पर एक बार फिर से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। टीना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए और ये हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि नितिन गडकरी या फिर अमित शाह, दोनों में से किस नेता के आने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं? जी पल्लवी, इसमें जो मैं आपको बताऊं कि ये जो सम्मेलन है इसमें वैसे ज्यादा जो आने की संभावना है वो अमित शाह की है, क्योंकि आपको बताऊं कि 5 साल पहले भी जो भाजपा ने जो अपना चुनावी आगाज किया था त्रिदेव सम्मेलन से, वो यहीं से कांगड़ा से ही किया था, क्योंकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा एक क्षेत्र है और कांगड़ा खुद एक बहुत बड़ा जिला है। तो भाजपा का जो ये सम्मेलन है त्रिदेव सम्मेलन, ये पहला जो सम्मेलन है, यहीं से जो चुनावी शंखनाद भी भाजपा हिमाचल में करने जाएगी। और इसी ये जो यहाँ पे जो चंबी जो है मैदान, इसका भी बहुत एक बड़ा महत्व है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैदान है और इसमें जो है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सारे जो त्रिदेव जिनको ये कहते हैं, बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और बूथ के जो बूथ लेवल के जितने भी 3 जो इनके अहम जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी होते हैं, वो सभी जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जितने भी पड़ते हैं वो सब इसमें भाग लेंगे। और बताया ये जा रहा है कि जो ये आने वाले विधानसभा चुनाव है, इसको लेके जो बड़े पदाधिकारी या बड़े जो राष्ट्रीय नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, वो टिप्स देंगे इनको कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां करनी है। और इसके बाद भी अगर आपको बताएंगे, पहला सम्मेलन पहला कांगड़ा के संसदीय क्षेत्र का होगा। इसके बाद जो 4 संसदीय क्षेत्र है हिमाचल के, कांगड़ा में ये हो गया। इसके बाद जो 3 अन्य बचेंगे, वहां पे भी इस तरह का त्रिदेव सम्मेलन होगा, उसमें भी जो राष्ट्रीय नेता है वही शिरकत करेंगे। जी पल्लवी, बिल्कुल, लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी किस तरीके से अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। विपक्ष के कार्यक्रम भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी क्या टक्कर के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है? टीना जी, बीजेपी इतने बड़े बड़े सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर और कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर? पल्लवी, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो फिलहाल ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम तो जो बड़ी रैलीज है या इस तरह का जो प्रशिक्षण वर्ग है, वो इस तरह का बड़ा तो आयोजित नहीं कर रही है विपक्ष। और आम आदमी पार्टी तो जो है वो अभी अपने ही लोगों को, जो अपना कुनबा है उसको जोड़ने में लगी हुई है। तो अगर हमें जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष है वो प्रदेश के दौरे पर थी और कुछ जगह को उन्होंने दौरा भी किया और कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से भेंट भी की। हालांकि ये जो भेंट थी, जो उनका जो दौरा था, वो संगठन में जो आने वाले दिनों में उनको बदलाव करना उसको लेकर था। हालांकि प्रदेश महिला कांग्रेस की मैं बात करूं तो आज जो है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है आशा कुमारी नीतू डिसूजा जो है वो आज पहुंचेंगी शिमला, और शिमला में जो है महिला कांग्रेस की एक बैठक को संबोधित करेंगी। और इस दौरान जो उनके साथ है वर्तमान की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, प्रदेश महिला कांग्रेस की जो प्रभारी है नीतू वर्मा सोइंग, व प्रदेश महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है जैनब चंदेल, वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगी। तो अभी जो बड़ा कार्यक्रम तो कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा, लेकिन बैठकों तक ही कांग्रेस अभी तक सीमित है। ये बैठक भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रही है वही है। रैली से अभी तक भाजपा गुरेज करती रही है, क्योंकि जब भी रैली की बात आती है तो उनसे पूछा जाता है कि आपका स्टार प्रचारक आने वाले दिनों में कौन रहेगा या बड़ा नेता हिमाचल की तरफ कौन सा रुख करेगा, तो इसका जवाब देने में कांग्रेस असमर्थ रहती है। तो अगर हम तैयारियों की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा तैयारियां, सबसे ज्यादा आगे भाजपा ही चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी छोटी छोटी रैलीज कर रही है। पिछले दिन उन्होंने सिरमौर में एक छोटी रैली की थी, इस तरह से सोलन में छोटी छोटी रैली की थी। हालांकि जो चंबी जो मैदान है जहाँ पर ये त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे
उनके जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों यहाँ पे एक बड़ी रैली को संबोधित करके जा चुके हैं। तो अगर इस तरह देखा जाए तो भाजपा और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं रैलीज और इस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, अपनी तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस जो है इस तरह की रैलीज तो नहीं कर रही है, लेकिन जो बैठकें हैं वो कर रही हैं। तो फिलहाल जो रैलीज है, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़े नेताओं का अभाव माना जा रहा है कि अगर वो रैलीज करती हुई है तो किन को बुला के लाएंगी। तो फिलहाल मतलब भाजपा ही है जो सबसे आगे इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह का बढ़ चढ़कर जो प्रशिक्षण शिविर है या इस तरह के जो बड़े कार्यक्रम है वो आयोजित कर पा रही है। चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। रुक कर लेते हैं राजधानी देहरादून की खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार भी अब मदरसों पर शिकंजा कसने जा रही है। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने राज्य के सभी 425 मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है कि जो भी मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त न हो उनकी लिस्ट भेजी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थीं कि राज्य में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पढ़ने वाले छात्रों को आगे एडमिशन मिलने में दिक्कत होती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी का कहना है कि उनके पास लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि प्रदेश में बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं, जिस वजह से मदरसों से पास आउट होने वाले बच्चों को छठी क्लास में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि प्रदेश में 425 मदरसे, जिनमें से 192 मदरसों को सरकार ग्रांट देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मदरसों को बजट दिया जाता है। जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उन मदरसों का बजट रोका जाएगा। वहीं मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में अभी बिना शिक्षा विभाग की मान्यता के ही मदरसे चल रहे हैं तो शिक्षा विभाग के नियम कैसे उन पर लागू कराए जा सकते हैं। खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अस्करी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी में इस समय लगी हुई है उत्तराखंड की सरकार। देखिए, बिल्कुल जो प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास उन्होंने साफ किया है कि प्रदेश में तमाम जो मदरसे ऐसे चल रहे हैं जिनको शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं मिली है, उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तमाम जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो 5वीं क्लास तक उनको वहां पर पढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि बोर्ड से मान्यता प्राप्त ना होने की वजह से उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता चूंकि इनकी नहीं होती है, जिसके चलते छठी क्लास में जो है बच्चों का एडमिशन होना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके चलते कहीं ना कहीं प्रखर दिख रहे हैं प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास, और उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में तमाम जो करीब 425 मदरसे चल रहे हैं उनमें से 192 मदरसे ऐसे हैं जिनको जो है ग्रांट मिलती है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी मिलती है और केंद्र सरकार की तरफ से भी मिलती है। अगर उनकी मान्यता नहीं है उत्तराखंड सरकार से तो उनके ग्रांट को रोका जाए, उनको जो सहायता राशि मिलती है, अनुदान राशि मिलती है, उसको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस वक्त जो है एक कह सकते हैं गंभीर रूप से इस मुद्दे को ले रहे हैं, और ये मुद्दा इस वक्त जो है प्रदेश में गरमाया हुआ है, क्योंकि तमाम जो प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, क्योंकि प्रदेश में एक लंबे समय से, क्योंकि 30 साल हो गए हैं बने हुए प्रदेश को और अभी तक मान्यता नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उत्तराखंड सरकार की भी इसमें हमेशा से नाकामी रही है, क्योंकि अब तक चूंकि 21 साल हो चुके हैं प्रदेश को बने हुए, ऐसी क्या कमियां हैं जिनके चलते आज तक जो है मान्यता नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर खुद जो है मंत्री ने साफ किया है कि इसके लिए पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं, और जो विभागीय अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कमेटी बनाई जाए और ऐसे तमाम जो मदरसे प्रदेश में चल रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, साथ साथ उनकी मान्यता अभी तक क्यों नहीं हो पाई है इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।
तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये एक फिलहाल प्रदेश में तमाम जो मदरसे चल रहे हैं उनके ऊपर एक संकट की घड़ी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि मान्यता ना मिलना और मान्यता ना मिलने के साथ साथ जिस तरह से ग्रांट मिलता है मदरसों को, तो वो अगर रोक दिया जाएगा तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो मदरसों में जो पढ़ाई चलती है उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। तमाम जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जिंदगी पर भी इसका फर्क पड़ने जा रहा है जी। लेकिन अस्करी देखा जाए तो सरकार का कंसर्न भी ये है कि जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है वहां से अब जो छात्र निकल रहे हैं उन्हें 6वीं में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो सरकार के लिए भी बड़ी मुसीबत है ना। फिर इस तरह के छात्रों का भविष्य तो अधर में लटक जाएगा। तो क्या ज्यादा बेहतर है कि इस तरह के मदरसों को मान्यता दे दी जाए या इन मदरसों को बंद करा दिया जाए? देखिए, जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदेश के तमाम जो तमाम जो मदरसे हैं, 425 जो मदरसे हैं, उनमें से एक की भी मान्यता फिलहाल प्रदेश में नहीं है। जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसको उत्तराखंड सरकार की तरफ से मान्यता हो। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल निशान खुद सरकार की तरफ भी है, क्योंकि पिछले 21 सालों से जो सरकार एक भी मदरसे की मान्यता नहीं करा पाई हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि तमाम जो मदरसे हैं प्रदेश के उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं अर्जी उनके सामने आई हो, मानकों पर मदरसे खड़े ना उतर पाए हों, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रदेश में तमाम जो तमाम जो मदरसे हैं, माफ कीजिएगा, तमाम जो मदरसे हैं प्रदेश में, उनके जो संचालक हैं उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े हो रहे हैं और उनके लिए की मुसीबत भी इसको कहा जा सकता है बनकर आ रही है सामने। चलिए अस्करी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपसे और भी लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे संवाददाता देहरादून से अस्करी जाफरी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अस्करी, अब ये मदरसों का मुद्दा उठाने की क्या वजह हम समझें? क्या उपचुनाव है उत्तराखंड में इसलिए भी इस मुद्दे को अब तूल दिया जा रहा है? क्या फिर से हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि टाइमिंग का बड़ा खेल है, इतने दिन से याद नहीं आई, अब जब उपचुनाव इतना नजदीक है तो मदरसे जैसी चीजें याद आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं कि आपका सवाल बेहद वाजिब है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता है तमाम जो सियासी गलियारों में इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं वो एकदम इलेक्शन के पीक टाइम पर उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो मतदाता हैं प्रदेश के, उनका ध्यान केंद्रित होता है ऐसे मुद्दों की तरफ, क्योंकि ऐसे मुद्दे बेहद गर्म होते हैं और जिसकी वजह से ऐसे मुद्दे बहस का विषय बन जाते हैं लोगों के बीच। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रदेश की सरकार जो है इस मुद्दे को बनाना चाह रही है उपचुनाव के बीच, और इस तरह के मुद्दे जानबूझकर जनता के बीच लाए जाते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से तमाम जो मदरसे उनकी मान्यता नहीं हो पाई है, तो भला कुछ ही रोज में या कुछ ही महीनों में कैसे ये मुमकिन हो सकता है। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जो मदरसे हैं उनको लेकर टिप्पणी करना ये वाकई ये दर्शा रहा है कि उपचुनाव में वोटर्स को कैश करना है, उनकी भावनाओं को कैश करना है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक बोलते हैं ना ग्रीड पॉलिटिक्स, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं स्वार्थी पॉलिटिक्स का रुख भी इख्तियार करती जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पॉलिटिक्स साफ तौर पर नजर आ रही है। और जैसा कि आप अभी जानकारी भी दे रहे थे कि मदरसे बहुत ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली नहीं है, और 21-22 सालों में आखिर सरकारों ने क्या किया? क्या वाकई में इन मदरसों पर ध्यान नहीं दिया गया? अब ये भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इन साल के बीच में, या फिर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 5-6 साल से, इस बीच में कुछ नए मदरसे भी खुले हैं, और अगर खुले हैं तो ये प्रशासन के नजर में कैसे नहीं आया?
देखिए, जाहिर है बिना प्रशासन की नजर में आए हुए कोई सा भी मदरसा जो है वो संचालित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भी ऐसा मदरसा प्रदेश में नहीं चल सकता है कि जो बिना नजर में आए वो उसका संचालन किया जा सके। लेकिन प्रदेश में तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनकी भी नजर उस पर होती है। लेकिन वाकई ये एक बेहद चिंता का विषय है कि एक लंबे समय से तमाम जो प्रदेश के मदरसे हैं उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, और साथ साथ ही तमाम जो मदरसा टीचर्स हैं जिनको या तो किसी भी तरह से उनको रखा गया है मदरसों में, उनकी सैलरी भी, उनका वेतन भी काफी वक्त से नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबे समय से इस तरह की परेशानियां चल रही हैं, और अब ऐन वक्त पर जब चूंकि चंपावत उपचुनाव है, ऐसे वक्त पर ऐसे मुद्दों को छेड़ना ये दर्शा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का प्रारूप है, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर प्रदेश सरकार की मंशा होती तो चाहे इसमें भाजपा हो चाहे कांग्रेस, हमारा जो यहाँ पर मिशन है वो किसी एक पार्टी को टारगेट करने का नहीं है, क्योंकि 21 साल में दोनों ही पार्टियों ने जमकर सत्ता की मलाई चाटी है प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से इस टाइम मदरसों की अनदेखी हो रही है प्रदेश में, उनकी मान्यता नहीं हो पा रही है और उल्टा उन्हीं पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में 425 मदरसे खुल जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी एक की भी मान्यता नहीं हो पाती है। अच्छा, 192 जो इसमें मदरसे हैं उनको सरकार जो ग्रांट देती है वो किस बेस पर देती है, ये वाकई सोच का विषय है। जी शुक्रिया अस्करी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबर का। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मानहानि की शिकायत में लिखा है, मैं बताता हूं कि आरोपी संजय राउत मराठी समाचार पत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं और एक राजनीतिक दल शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। मैं कहता हूं कि आरोपी ने 16 अप्रैल 2022 के आसपास और उसके बाद मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित शरारती बयान दिए। मीडिया में, वही जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनता के लिए मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया था। उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल थे। उन्होंने आगे कहा कि अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जवाब देना होगा। सोमैया ने कहा कि उन्हें मानहानि का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में करना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में मेधा किरीट सोमैया ने राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि आरोपी ने मीडिया में शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत के खिलाफ मुंबई के हाईकोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि का केस किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया ने दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने उनके खिलाफ एक झूठा बयान दिया था, जिस बयानों के आधार पर मुंबई के अलग अलग पब्लिकेशनों में और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके खिलाफ यह तस्वीरें छापी गई और उनके खिलाफ यह बयान चलाया गया, जबकि उस बयान में कोई सत्यता नहीं है। यह पूरी बातें फर्जी है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि इस तरह से शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ साजिश रची है। जबकि संजय राउत का यह आरोप था कि मीरा भाईंदर में बन रहे सार्वजनिक शौचालय में किरीट सोमैया की तरफ से और उनकी पत्नी की तरफ से 100 करोड़ का घोटाला किया गया है। जबकि किरीट सोमैया और उनकी पत्नी का मीरा भाईंदर में बन रहे सार्वजनिक शौचालय का किसी भी तथ्य से लेना देना नहीं है। इस तरह का आरोप जो है मुंबई हाई कोर्ट में दिया गया है। इसी हाई कोर्ट को इसी मामले को बेस बनाकर जो है 100 करोड़ का मानहानि केस दर्ज किया गया है। और इस पर क्या अभी तक संजय राउत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, सत्यप्रकाश?
देखिए, कल देर शाम तक संजय राउत ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि आज संजय राउत इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी देंगे कि किस तरह से 100 करोड़ का जो मामला उनके खिलाफ मानहानि लगाया गया है उसमें कितनी सत्यता है और उन्होंने अपने जो बयान में कहा था उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर अपना स्पष्टीकरण देंगे। क्या इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए सत्यप्रकाश, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ इसी तरह का एक युद्ध चल रहा है, हम इसे युद्ध ही कहेंगे। हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष इतनी बुरी तरीके से आमने सामने रहता है कि वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां ठीक नजर नहीं आती। और अब किरीट सोमैया की पत्नी भी क्या इसमें आ गई हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ गिने चुने ऐसे नेता हैं जो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। चाहे किरीट सोमैया की बात करें या फिर संजय राउत की बात करें या फिर शिवसेना नेता अनिल परब की बात करें या फिर कांग्रेस के नेता नाना पटोले की बात करें या बीजेपी के नेता राम कदम या अतुल भातखलकर या अन्य नेताओं की बात करें, यह लोग लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए हर नेताओं के सवालों का जवाब देना उचित समझते हैं और सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे में किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाया है 100 करोड़ मानहानि का, उसमें मेगा किरीट सोमैया का कितना रोल है ये दरअसल जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि अब तो केस दायर हो गई है, इस पूरे मामले में आगे सुनवाई भी होगी, लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने कहा कि वो इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण देंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आखिरकार संजय राउत ने क्या कुछ कहा था और जो 100 करोड़ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, दोनों बातें मैच करती है या नहीं। चलिए, शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।